हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे 26 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी, और साथ में जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कौन से देश ने किया है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का जो आयोजन किया है वो किया है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट होगा, भारत। भारत ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 वैश्विक स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण पर केंद्रित सम्मेलन, जिनका आयोजन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है, इसका चौथा संस्करण था ये। और जो 25 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक भारत में नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी जो थीम रही है इस साल 2025 की, जो इसकी थीम है वो रखी गई है सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। इस कार्यक्रम में भारत की खाद्य विविधता, वैश्विक निवेश के अवसरों और सतत खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच माना गया है। और इसका उद्घाटन जो किया है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन किया गया है वो किया गया है दुबई में। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, दुबई। इस बार 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई में आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुआ है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य प्रणालियों से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का व्यापक विचार विमर्श करना। इस योजना का खास फोकस रहा है ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना और नवाचार नीतिगत सुधारों के जरिए खाद्य तंत्र को लचीला और टिकाऊ बनाना है। और इस साल जो 2025 में इसकी जो थीम रखी गई है वो यही है, लचीले खाद्य तंत्र का निर्माण करना। और यूएई का 2025 का जो खाद्य क्षेत्र में योगदान रहा है वो 8.1 अरब डॉलर से बढ़कर 10.9 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और फ्यूचर फूड फोरम का प्रथम जो संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? 2019 में। कहाँ पे हुआ था? यूएई में। और इसके जो आयोजक है, संस्थापक है, वो है यूएई फूड एंड बेवरेज बिजनेस ग्रुप, F&B ग्रुप के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने हाल ही में कौन सी एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है? तो आरबीआई ने यहाँ पे दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, एनबीएफसी थी, उनका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और रिजर्व बैंक ने इसकी घोषणा की है 22 सितंबर 2025 को। दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेड जो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया है। क्यों किया गया था? ये गंभीर निकाय कार्रवाई है। यह निर्णय कंपनी को डिजिटल लेंडिंग गतिविधियों के नियमों का उल्लंघन करने के कारण आरबीआई ने यह कदम उठाया है। और आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है एनबीएफसी को? एनबीएफसी को आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ये बहुत जरूरी है उनके लिए। उनकी न्यूनतम जो नेट ऑफ फंड्स है वो 10 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। अगर ये 10 करोड़ या उससे अधिक रहेगा तो ही आरबीआई है वो उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा। और आरबीआई समय समय पर इन एनबीएफसी का ऑडिट भी करता है, निरीक्षण और गाइडलाइंस जारी करता है इनके लिए। यदि कोई एनबीएफसी है उनका उल्लंघन करता है तो आरबीआई इसका लाइसेंस को रद्द कर देता है। इसके साथ हम जो एनबीएफसी के कार्य है, कौन सा कार्य एनबीएफसी कर सकती है, कौन सा कार्य नहीं कर सकती है, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें एनबीएफसी है वो ऋण देना, पर्सनल बिजनेस गोल्ड, वाहन, एसएमई, हाउसिंग आदि लोन दे सकती है। ऋण और क्रेडिट सुविधा प्रदान करना, क्रेडिट लाइन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जो भी है ईएमआई स्कीम जो भी है वो सारा लोन इश्यू कर सकती है।
फाइनेंशियल एडवाइजरी सेवा भी दे सकती है, निवेश सलाह, धन प्रबंध, ये सभी एनबीएफसी का कार्य है, कर सकती है वो। एसेट फाइनेंस और लीजिंग, उपकरण, वाहन या मशीन को लीज पे देना, ये भी कर सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड है, डिबेंचर है, म्यूचुअल फंड है, इन सब में निवेश एनबीएफसी के थ्रू करवा सकता है। हाउसिंग फाइनेंस है, वो भी कर सकती है, हाउसिंग लोन दे सकती है ये। एनबीएफसी एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत काफी सारी कंपनी है जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ माइक्रो फाइनेंस, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को छोटे छोटे मतलब कर्ज देने का काम भी एनबीएफसी के द्वारा किया जा सकता है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस या वेल्थ मैनेजमेंट की जो कार्य है वो भी एनबीएफसी कर सकती है, जिसमें कई सारे एनबीएफसी समूह बीमा उत्पादन का कार्य करती है, बीमा बीमा करती है। उसके अलावा है एनबीएफसी कौन सा कार्य नहीं कर सकती, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनबीएफसी है वो कभी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती, एनबीएफसी बैंक की तरह बचत खाता या चालू खाता नहीं खोल सकती, न ही चेकबुक सुविधा दे सकती है। एनबीएफसी यह लोन दे सकती है बट डिपॉजिट को कभी एनबीएफसी स्वीकार नहीं करेगी, बचत खाता चालू खाता नहीं ओपन कर सकती, चेकबुक जारी नहीं कर सकती, एनबीएफसी द्वारा चेक वैध नहीं होता है, बैंक चेक दे सकता है, एनबीएफसी नहीं दे सकता। पेमेंट से संबंधित जो सेवाएं यूपीआई है, एनईएफटी है, ये सारी एनबीएफसी नहीं कर सकती है। एनबीएफसी खुद के पेमेंट सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकती है अनलेस आरबीआई से विशेष अनुमति अगर नहीं ली हुई है तो। अगर आरबीआई ने उसको अनुमति दी है तो कुछ हद तक वो कर सकती है, बाकी ये पेमेंट सेवाएं हैं वो एनबीएफसी नहीं दे सकती। विदेशी मुद्रा लेन देन, फॉरेक्स सर्विस है, एनबीएफसी के फॉरेक्स ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। उसके अलावा सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट, केवल कुछ ही अनुमति, जिनमें कुछ चुनिंदा जो एनबीएफसी है जिनको बैंक आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, जिनको लाइसेंस दे रखा है, वही एनबीएफसी है जो डिपॉजिट सावधि जमा ले सकती है, बाकी नहीं ले सकती। उसके अलावा बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए वो जैसे फुल्ली रेगुलेटेड सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकती। तो ये एनबीएफसी का और बैंक का कुछ फर्क है, इस चीज को आप देख लीजिए, कौन कौन सा काम एनबीएफसी कर सकती है, कौन कौन सा काम है एनबीएफसी नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट समिति ने कौन से राज्य में 3822.31 करोड़ की 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण की मंजूरी दी है? तो 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे की मंजूरी मिली है बिहार में, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, बिहार। इस प्रोजेक्ट की समरी पे अगर हम नजर डालें तो इसका परियोजना का नाम है साहिबगंज अरेराज बेतिया ग्रीनफील्ड हाईवे, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH39W पे है, स्थान बिहार में। टोटल इसकी लंबाई है वो 78.94 है किलोमीटर, और इसका प्रकार रहेगा वो है 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, और इसको बनाने का जो निर्माण मोड है वो है हाइब्रिड न्यूटी मोड। अनुमानित लागत है 3822.31 करोड़ रुपए, और इसकी स्वीकृति किससे मिली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति के द्वारा इसको स्वीकृति मिली है। और योजना के तहत पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का पदभार किसने संभाला है या किसको पदभार दिया गया है? तो ये पदभार संभाला है वंदना गुप्ता जी ने, तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे राइट होगा, वंदना गुप्ता। और सीजीसीए के रूप में सुश्री वंदना गुप्ता की नियुक्ति की गई है, जो महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देती है। यह नियुक्ति भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है। सीजीसीए का रोल डिजिटल इंडिया, 5G और रूरल कनेक्टिविटी मिशनों के अहम मदद करता है। सीजीसीए भारत सरकार की दूरसंचार विभाग के अधीन एक शीर्ष वित्तीय पद है, जिस पे अभी वंदना जी को नियुक्त किया गया है, जो संचार मंत्रालय के वित्तीय और लेखा कार्यों की निगरानी करता है। यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड का प्रबंध करता है, दूर संचार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की वसूली देखता है। पेंशन, जीपीएफ और लेखा परीक्षा से जुड़ी कार्य को भी सीजीएससी के द्वारा संभाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारोल्ड डेनिस डिकी बोर्ड
बर्ड का 92 ईयर में निधन हो गया है, ये कौन से खेल से संबंध रखते थे? तो हेराल्ड डेनिन डिकी बर्ड है, ये क्रिकेट से अपना संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, क्रिकेट। ये एक प्रसिद्ध क्रिकेट एम्पायर थे, पूर्व एक्स क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं। 92 ईयर में उसकी निधन हो गया है। 23 सितंबर 2025 को इनका निधन हुआ है। क्रिकेट जगत में एम्पायरिंग का जेंटलमैन कहकर उसको श्रद्धांजलि दी गई है। ये कहाँ से थे? इनकी नागरिकता थी इंग्लैंड की, और पेशे से क्रिकेट एम्पायर और पूर्व क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल अनिल चौहान को किस पद पर कार्यरत है? तो जनरल अनिल चौहान है, वो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनको 2022 सितंबर 2022 में इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। अभी इनका कार्यकाल है वो 30 मई 2026 तक, या फिर अगला आदेश ना आए तब तक सीडीएस पद पर इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना, जनरल अनिल चौहान है, वो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस है। और ये जो अनिल जी है, ये दूसरे नंबर के सीडीएस है। इससे पहले जो थे वो सीडीएस जनरल विपिन रावत थे। सितंबर 2022 में जनरल विपिन रावत जी के स्थान पर अनिल जी चौहान को नियुक्त किया गया था। अभी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 30 मई 2026 तक, या फिर अगला आदेश जब तक ना आए तब तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी और बिना जड़ित आभूषण का आयात पर भारत सरकार ने कब तक प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने चांदी और बिना जड़ित आभूषण आयात पर प्रतिबंध लगाया है, वो है 31 मार्च 2026 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 31 मार्च 2026। ये क्यों लगाया गया है? थाईलैंड से चांदी और प्लेन ज्वेलरी के आयात पर भारी वृद्धि होने के कारण भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट के तहत ड्यूटी छूट का दुरुपयोग होने की आशंका है गवर्नमेंट को, इसके लिए इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और स्वदेशी उपयोग के नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार ने नियंत्रण के लिए लाइसेंस व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की है। और ये नीति लागू करने वाली एजेंसी है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियारपुर राजगिरी टेलिया रेलवे लाइन है, इसके दोहरीकरण परियोजना कौन से राज्य में लागू होगी? तो बख्तियारपुर राजगिरी टेलिया रेलवे लाइन है, ये है बिहार की। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, बिहार। बिहार में ये परियोजना है बख्तियारपुर राजगिरी टेलिया रेलवे लाइन। इसकी टोटल 104 किमी की लंबाई है, जिसका अभी दोहरीकरण का कार्य स्टार्ट किया जाएगा। इसकी लागत और अवधि की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल जो खपत होने वाली है 2192 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, और इसकी कुल दूरी है 104 किलोमीटर। और ये बिहार के मुख्य 4 जिलों को कवर करेगा, जिसमें से गया और नवादा शामिल है। इसके अलावा बिहार में एक और अभी मैंने आपको परियोजना बताई थी जिसकी अभी घोषणा की गई है, वो है 4 लेन ग्रीन फील्ड जो योजना है हाईवे की, वो भी बिहार में घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसकी भी टोटल जो खपत है वो 3822.31 करोड़ रुपए रहने वाली है, आप वो भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन से देश ने जैविक उत्पादों के लिए पारंपरिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे राइट होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इस समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया की जैविक उत्पादों को दोनों देशों की आसानी से निर्यात और आयात किया जा सकेगा। प्रमाणन प्रक्रिया में समन्वय होगा, जिन्हें दोनों देशों के उत्पादकों को प्रमाणित करने में सहायता मिलेगी। प्रमाणीकरण में दोहराव से बचाव होगा। इसमें व्यापार में तेजी और लागत में कमी आएगी। यह समझौता है जैविक कृषि उत्पादों के क्षेत्र को सहयोग को मजबूत करना है। तो ये आप याद रखिए, जो जैविक उत्पादों के लिए पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस हर साल मनाया जाता है 25 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 25 सितंबर। और अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है, और किसके उपलक्ष्य में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 109वीं जयंती पर इस बार 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया है।
अंत्योदय शब्द का अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति की कौन सी बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है? तो प्रगति की अभी जो बैठक हुई है वो हुई है 49 नंबर की। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 49। और प्रगति स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मार्च 2015 में की गई थी और ये एक आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित बहुआयामी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य भारत सरकार और राज्यों के बीच समन्वय, विकास परियोजनाओं की समीक्षा और तेजी से क्रियान्वयन, लोगों की शिकायतों का समाधान और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है हर साल 25 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 25 सितंबर। और इस साल जो इसकी थीम रही थी वो थी थिंक हेल्थ, थिंक फार्मासिस्ट। इसका उद्देश्य है फार्मासिस्ट की भूमिका को सम्मानित करना और स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान को वैश्विक स्तर पर पहचान देना। ठीक है, तो इसकी थीम है वो आप जरूर याद रखिए, थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। संस्थापक है इसके, जो संस्था है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 सितंबर 1912 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में। सदस्य संगठन कितने? 144 देशों के फार्मा संगठनों की इसकी टोटल सदस्यता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2009 में। तो ये चीज आप याद रखिए। नेक्स्ट, IAFF स्टील एक्ट 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो AIIFA स्टील एक्ट 2025 का आयोजन किया गया है मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, मुंबई। और इस साल जो इसकी थीम है ए स्टील महाकुंभ, वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन। AIFA स्टील 2025 का उद्घाटन प्रहलाद जोशी और देवेंद्र फडणवीस ने किया है। ग्रीन सर्टिफिकेट का उद्देश्य स्टील निर्माण में सतत और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इन्वेस्टमेंट MOU का कुल लगभग 80,962 करोड़ रुपए इसका टोटल मूल्य रखा गया है। ठीक है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र को भारत का नया स्टील सिटी के रूप में विकसित करने की इसमें घोषणा की गई है। जिंदल स्टील ने इसने रायगढ़ में स्टील संयंत्र के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें काफी सारे MOU साइन किए गए, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोटल 9 MOU है जिसपे साइन किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद। खमा गणी।